नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इस चैप्टर का 17वां क्वेश्चन आज सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है, श्री लोकेश बड़ाया ने 1 जुलाई 2019 को जयपुर में एक मकान संपत्ति क्रय की। 1 जुलाई 2019 गत वर्ष में जुलाई में क्रय की है, जुलाई के पहली तारीख को। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए जो है लोकेश बड़ाया का करदाता का स्वामित्व नहीं था। तो जुलाई से जो है मकान संपत्ति इसके स्वामित्व में आई है। इस मकान में 2 आवासीय इकाइयां हैं। इन आवासीय इकाइयों पर क्रमशः 7,500 रुपये एवं 5,000 रुपये प्रतिवर्ष नगरपालिका के देय हैं और जो नगरपालिका मूल्य का 10% है। तो इन आवासीय इकाइयों पर प्रतिवर्ष जो नगरपालिका कर है वो दिया गया है 7,500 और 5,000 रुपये और ये नगरपालिका मूल्य का 10% है। 30 जून 2019 तक के नगरपालिका कर का भुगतान विक्रेता द्वारा कर दिया गया था। लोकेश बड़ाया जो करदाता है, इन्होंने किसी से मकान खरीदा है 1 जुलाई को, तो 30 जून 2019 तक के जो नगरपालिका कर है उनका भुगतान जिस व्यक्ति ने इनको मकान बेचा है, विक्रेता जो है उसके द्वारा कर दिया गया है। 1 जुलाई 2019 से ही प्रथम आवासीय इकाई का प्रयोग श्री लोकेश अपने स्वयं के निवास के लिए कर रहे हैं। 2 इकाइयां हैं इस मकान में, 2 आवासीय इकाइयां हैं। उनमें से एक इकाई का प्रयोग वो जिस दिन से उन्होंने मकान खरीदा है 1 जुलाई 2019 उस दिन से वो एक इकाई का प्रयोग उनके स्वयं के निवास के लिए कर रहे हैं तथा द्वितीय आवासीय इकाई को 5,000 रुपये प्रति माह के किराए पर उठा दिया गया है। तो जिस दिन उन्होंने मकान खरीदा है उस दिन से ही उसको 5,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठा दिया है। इस किराएदार से श्री लोकेश ने एक समझौता किया है जिसके अनुसार किराएदार द्वितीय इकाई के नगरपालिका कर का भुगतान सीधे नगरपालिका को करेगा। तो नगरपालिका को अगर किराएदार द्वारा नगरपालिका करों का भुगतान किया जाता है तो मकान संपत्ति से आय की गणना करते समय ऐसे नगरपालिका करों को जो है मकान संपत्ति की आय में से घटाया नहीं जाता है, उसकी कटौती नहीं दी जाती है। तो 5,000 रुपये पर एक किराए पर उठाया दूसरी इकाई को और किराएदार ने श्री लोकेश से समझौता किया है कि नगरपालिका करों का भुगतान जो है किराएदार ही करेगा। उसी समझौते के अंतर्गत मकान के स्वामी यानी कि लोकेश बड़ाया, मकान का स्वामी किराएदार की सुविधाओं पर निम्न व्यय करता है। अब किराएदार को कुछ सुविधाएं देगा मकान का स्वामी करदाता। मालिक का वेतन चुकाया 2,400 रुपये, चौकीदार का वेतन चुकाया 1,200 रुपये, पानी का व्यय हुआ 2,000 रुपये और खुले मैदान में रोशनी का व्यय है 1,600 रुपये। तो कुछ खर्चों का भार जो है करदाता ने मकान मालिक ने उठाया है। तो किराएदार से जो किराए की राशि ली है उस किराए की राशि में से ये जो खर्चे मकान मालिक ने वहन किए हैं ये खर्चे घटा दिए जाएंगे, यानी कि किराए को खर्चों की राशि की सीमा तक कम कर दिया जाएगा। मकान का स्वामी निम्न कटौतियों की मांग करता है। पहले और दूसरी इकाई के संबंध में कुछ कटौतियों की मांग कर रहा है। मरम्मत की कटौती की मांग कर रहा है जो कि नहीं दी जाएगी। अदालत द्वारा निर्धारित वार्षिक भार इसकी कटौती भी नहीं दी जाएगी। मकान क्रय करने के कानूनी व्ययों की कटौती भी नहीं दी जाएगी। मकान क्रय करने हेतु लिए गए ऋण का ब्याज इसकी कटौती दी जाती है। मकान क्रय करने हेतु लिए गए ऋण का ब्याज प्रथम इकाई का है 9,000 रुपये और द्वितीय इकाई का है 6,000 रुपये, इसकी कटौती दे दी जाएगी। ब्याज का भुगतान एक अनिवासी को किया है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देने योग्य है कि मकान क्रय करने के लिए जो ऋण लिया है उस ऋण का जो ब्याज है उस ब्याज का भुगतान एक अनिवासी को किया गया है। जो ऋण लिया गया था वो अनिवासी से लिया गया था। इस ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है। अगर ब्याज का भुगतान अनिवासी को किया जाता है और उद्गम स्थान पर कर की कटौती कर ली जाती है तब ब्याज की कटौती मकान संपत्ति की आय में से दे दी जाती है। लेकिन यहाँ पर ऋण का भुगतान एक अनिवासी को किया है और इस ब्याज में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, इसलिए जो ऋण पर ब्याज है, ऋण पर ब्याज की कटौती मकान संपत्ति की आय में से नहीं दी जाएगी। द्वितीय इकाई के नगरपालिका कर का भुगतान 31 मार्च 2020 के पूर्व किराएदार ने कर दिया। पहली इकाई में वो स्वयं रहते थे और दूसरी इकाई को किराए पर उठा रखा है और दूसरी इकाई को किराए पर उठा रखा है। दूसरी इकाई के संबंध में जो नगरपालिका कर है उसका भुगतान किराएदार ने कर दिया है। तो जो किराएदार द्वारा अगर नगरपालिका करों का भुगतान किया जाता है तो मकान संपत्ति की आय में से कटौती नहीं दी जाती। परंतु प्रथम इकाई के नगरपालिका कर का भुगतान नहीं किया गया है। प्रथम इकाई में वो स्वयं रहते हैं तो इसके नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है और वैसे भी वो स्वयं रहते हैं तो इसका जो एनुअल वैल्यू नील होगी। तो यानी कि नगरपालिका करों की कटौती स्वयं के रहने के मकान की आय में से नहीं दी जाती। कर निर्धारण वर्ष 2020-21 के लिए श्री लोकेश की मकान संपत्ति से कर योग्य आय की गणना कीजिए। तो लोकेश की मकान संपत्ति से आय की गणना करनी है 2020-21 के लिए। कंप्यूटेशन of
टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी फॉर दी फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ Mr. Lokesh, computation of taxable income from house property of Mr. Lokesh for the assessment year 2020-21। तो इनके पास दो इकाइयां हैं। यूनिट फर्स्ट जो है वो है सेल्फ ऑक्यूपाइड, मकान में दो आवासीय इकाइयां हैं, उसमें से पहली इकाई वो स्वयं के रहने के लिए प्रयोग करते हैं और दूसरी इकाई जो है उसको उन्होंने किराए पर उठा रखा है, ये लेट आउट है। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले मकान की म्युनिसिपल वैल्यू देखेंगे, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। और म्युनिसिपल वैल्यूएशन इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिया गया है। इस क्वेश्चन में ना ही स्टैंडर्ड रेंट दिया गया है, ना ही फेयर रेंट दिया गया है, तो जो म्युनिसिपल वैल्यूएशन है वही एक्सपेक्टेड रेंट हो जाएगा। बीइंग एक्सपेक्टेड रेंट। म्युनिसिपल वैल्यूएशन जो नगर पालिका कर है, नगर पालिका कर यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकेंड, तो नगर पालिका कर प्रति वर्ष के हैं, वार्षिक हैं। नगर पालिका कर है 7,500 और 5,000 रुपये प्रति वर्ष। नगर पालिका मूल्य का 10% है। ये जो नगर पालिका कर है, नगर पालिका कर पहली आवास इकाई के संबंध में 7,500 रुपये वार्षिक हैं और दूसरी इकाई के संबंध में 5,000 रुपये वार्षिक हैं। और ये जो नगर पालिका कर है ये नगर पालिका मूल्य का 10% है। तो नगर पालिका मूल्य क्या होगा? नगर पालिका मूल्य क्या होगा? 7,500 रुपये अगर 10% है तो 100% कितना होगा? 100% होगा 75,000 रुपये। 5,000 रुपये वार्षिक नगर पालिका कर हैं जो कि नगर पालिका मूल्य के 10% के बराबर है, तो 100% यानी कि नगर पालिका मूल्य कितना होगा? 50,000 होगा। तो पहली इकाई का नगर पालिका मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू है 75,000 रुपये और दूसरी इकाई की म्युनिसिपल वैल्यू है 50,000 रुपये। ये वार्षिक है, नगर पालिका मूल्य जो है ये वार्षिक है। अब अगर गत वर्ष में करदाता पूरे वर्ष के लिए अगर मकान का स्वामी नहीं रहा हो, अगर मकान का स्वामित्व पूरे वर्ष भर के लिए नहीं हो, तो नगरपालिका मूल्य को भी जो है स्वामित्व की अवधि के लिए ज्ञात किया जाएगा, इसको कम कर दिया जाएगा। तो जो लोकेश बढ़ाया है, जो करदाता है, वो मकान के स्वामी बने हैं 1 जुलाई 2019 से। तो गत वर्ष 2019-20 में अप्रैल, मई, जून 3 महीनों के लिए मकान इनके स्वामित्व में नहीं था। तो नगरपालिका मूल्य हमको 9 महीने का ज्ञात करना पड़ेगा। नगर पालिका मूल्य 9 माह की स्वामित्व अवधि के लिए, तो 9 माह के लिए ही जो है नगर पालिका मूल्य को ज्ञात किया जाएगा। तो 75,000 रुपये ये वार्षिक है 12 महीने का, तो 9 महीने का पहले मकान का, पहली यूनिट का नगर पालिका मूल्य क्या होगा? इसी प्रकार 50,000 रुपये 12 महीने का वार्षिक नगरपालिका मूल्य है, तो 9 महीने के लिए जो है नगरपालिका मूल्य क्या होगा? क्योंकि मकान का स्वामित्व ही इनके पास 9 महीने के लिए है, तो इनका अपेक्षित किराया 9 महीने का ही होगा, ना कि 12 महीने का। तो 75,000 में 12 का भाग लगाकर 9 से गुणा कर देंगे, तो पहले मकान का 9 माह का नगरपालिका मूल्य आता है 56,250 रुपये और दूसरे मकान का 50,000 बटा 12 इंटू 9 37,500 रुपये। और दूसरी यूनिट का नगरपालिका मूल्य 9 माह का आता है
500 रुपये। तो क्वेश्चन लिखा है कि पहली इकाई का प्रयोग वे खुद के रहने के लिए करते हैं, तो नगर पालिका मूल्य होगा नील, और दूसरे मकान को किराए पर उठा रखा है तो इसका नगर पालिका मूल्य है 37,500 रुपये। दूसरे मकान को 5,000 रुपये प्रति माह किराए पर उठाया हुआ है, तो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट, न वसूल हुए किराए को घटा देंगे रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में से। अगर क्वेश्चन में न वसूल हुआ किराया दिया गया तो उसको घटा दिया जाता है। तो रेंट रिसीवेबल पहले मकान के संबंध में, पहली यूनिट के संबंध में कुछ नहीं है, क्योंकि वो स्वयं के रहने के स्वयं के रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। और दूसरे मकान के संबंध में जो है एक्चुअल रेंट डिसाइडेड, जो एक्चुअल रेंट डिसाइड हुआ है। अच्छा, दूसरा मकान जो है, दूसरे मकान के संबंध में कोई नया वसूल हुआ किराया नहीं है, तो दूसरा मकान 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से 9 माह के लिए किराए पर उठाया गया है। क्योंकि मकान 9 माह के स्वामित्व में, 9 माह के लिए स्वामित्व में रहा है, तो हम जो एक्चुअल रेंट है, एक्चुअल रेंट की कैलकुलेशन भी हम 9 माह के लिए करेंगे, 9 महीने के लिए करेंगे। तो 45,000 रुपये एक्चुअल रेंट डिसाइड किया है, लेकिन इसके बदले रेंट डिसाइड किया 5,000 रुपये, लेकिन मकान मालिक द्वारा, करदाता द्वारा किराएदार के व्ययों का भुगतान किया जाएगा। तो अगर मकान मालिक द्वारा किराएदार के व्ययों का भुगतान किया जाता है तो वो जो है किराए की राशि में से घटा दिया जाता है, लेस एक्सपेंसेज ऑन टेनेंट्स एमिनिटीज, मतलब जो किराएदार को जो सुविधाएं दी है उसके बदले जो खर्चे हुए हैं उसको हम घटा देंगे। तो खर्चे किए हैं 2,400 रुपये माली का है, 2,400 रुपये माली के वे हैं, 1,200 चौकीदार के, 2,000 और 1,600, 1,200 चौकीदार के, एक खर्चा 2,000 का है और एक है 1,600 रुपये का। तो ये खर्चे मकान मालिक के द्वारा वहन किए गए हैं किराएदार के लिए। तो किराएदार से किराया जो है 45,000 रुपये वसूल नहीं होगा, बल्कि 45,000 में से जो सुविधाओं का व्यय है वो घटा दिया जाएगा और शेष राशि जो है वो रेंट रिसीवेबल होगी। तो 2,400 प्लस 1,200 प्लस 2,000 प्लस 1,600, 7,200 रुपये सुविधाओं पर किया गया खर्च है मकान मालिक के द्वारा। तो जो रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड है वो होगा 45,000 में से 7,200 माइनस कर देंगे, 37,800, 37,800 रुपये। अब इन दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में जो ज़्यादा होगा वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू होगी। अगर खाली रहने की अवधि होती किसी मकान के संबंध में, कोई मकान अगर गत वर्ष में खाली रहा होता तो खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन भी हम करते और उसके बाद ग्रॉस एनुअल वैल्यू ज्ञात करते। लेकिन इस क्वेश्चन में मकान खाली नहीं रहा है, इसलिए इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। ग्रॉस एनुअल वैल्यू विच एवर इज हायर, ए और बी। तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू खुद के रहने के मकान की नील है और किराए पर उठाए गए मकान की, इन दोनों में से जो अधिक है, इन दोनों में से अधिक है 37,800 रुपये। लेस कर देंगे म्युनिसिपल टैक्सेज पेड बाय ओनर। मकान मालिक ने अगर कोई म्युनिसिपल टैक्सेस चुकाए हैं तो वो घटा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर मकान मालिक ने नहीं चुकाए, किराएदार ने म्युनिसिपल टैक्सेस चुकाए हैं, तो इसकी छूट नहीं दी जाएगी। तो एनुअल वैल्यू है, एनुअल वैल्यू है सेल्फ ऑक्यूपाइड मकान की है, एनुअल वैल्यू है नील, और किराए पर उठाए गए मकान की एनुअल वैल्यू है 37,800।
स्टैंडर्ड डिडक्शन दे दिया जाएगा एट द रेट 30% ऑफ एवी, एनुअल वैल्यू का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा। 37,800 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा 11,340 रुपये, और दूसरा डिडक्शन दिया जाएगा इंटरेस्ट ऑन लोन का। लेकिन जो ऋण पर ब्याज है वो ऋण पर ब्याज अनिवासी करदाता को, एक अनिवासी को दिया है और उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन की कटौती नहीं दी जाएगी। तो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस है, जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है, इसकी टैक्सेबल इनकम है नील, और जो मकान किराए पर उठाया है उसकी टैक्सेबल इनकम है 26,460 रुपये। अब इस क्वेश्चन में एक चीज़ दी गई है कि यदि श्री लोकेश प्रथम इकाई को भी जनवरी 2020 से 3 महीने के लिए 7,500 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा देते हैं तो उनकी मकान संपत्ति से कर योग्य आय कितनी होगी। तो एक दूसरा सवाल इसी में पूछा गया है कि यदि जिस मकान में वो स्वयं रहते हैं उस मकान को अगर वे 7,500 रुपये प्रतिमाह जनवरी 2020 से, गत वर्ष में जनवरी से लेकर मार्च 3 महीने के लिए वो 7,500 रुपये प्रतिमाह किराए पर उठा देते तो उनकी मकान संपत्ति से कर योग्य आय कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे, इसी में एक अलग क्वेश्चन कर लेंगे, अलग सॉल्यूशन बनाएंगे और उसमें केवल फर्स्ट हाउस की कैलकुलेशन करेंगे, उसमें केवल फर्स्ट हाउस की कैलकुलेशन करेंगे। जो यूनिट सेकंड है, यूनिट जो सेकंड है उसकी टैक्सेबल इनकम है 26,460 रुपये, और इफ सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट इज लेट आउट फॉर 3 मंथ्स, अगर जो स्वयं के रहने की जो इकाई है, स्वयं के निवास की जो इकाई है, उस इकाई को अगर 3 महीने के लिए किराए पर उठा दिया गया तो फिर जो है करदाता की मकान संपत्ति से कर योग्य आय क्या होगी। कि कर योग्य आय में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है उसकी आय में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि ये 3 महीने जो है किराए पर उठाई गई है। तो पहले मकान के पहले यूनिट के का जो म्युनिसिपल वैल्यू है वो है 56,250 रुपये। सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट जो है वो करदाता के स्वामित्व में 9 महीने के लिए रही है, तो 9 माह की स्वामित्व अवधि के लिए पहले यूनिट का नगरपालिका मूल्य है 56,250 रुपये। दूसरा, रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल। तो रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल में एक्सक्लूडिंग अनरियलाइज्ड रेंट एंड रेंट फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में हम 2 चीज़ों का समायोजन करते हैं। रेंट रिसीवेबल में से एक तो नया वसूल हुआ किराया, अनरियलाइज्ड रेंट घटाते हैं, और दूसरा रेंट रिसीवेबल में सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड, जिस अवधि के लिए करदाता ने मकान में स्वयं निवास किया है उस अवधि का किराया भी हम रेंट रिसीवेबल की गणना में शामिल नहीं करते। तो रेंट रिसीवेबल केवल 3 माह का होगा, क्योंकि 1 जुलाई से करदाता ने पहली इकाई में रहना शुरू किया है, 1 जुलाई 2019 से। 1 जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 तक वो स्वयं रहा है, बाकी जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए इन्होंने किराए पर उठाया, तो रेंट रिसीवेबल केवल 3 महीने का होगा। 7,500 को 3 से गुणा किया जाएगा, 7,500 को 3 से गुणा किया जाएगा, 22,500 रुपये। इन दोनों में से जो राशि अधिक होगी वो राशि ग्रॉस एनुअल वैल्यू हो जाएगी यूनिट फर्स्ट की। तो इन दोनों में से 56,250 रुपये ज़्यादा हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर, तो पहले मकान के संबंध में जो है नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है, तो पहली इकाई का एनुअल वैल्यू हो जाएगी 56,250 रुपये। जब हमने पहले इसको सोल्व किया था, इस क्वेश्चन को पहली यूनिट को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानते हुए, उसको हम ए बोल सकते हैं, और जो दूसरा सॉल्यूशन हम करेंगे उसको बी के नाम से हम दर्शा सकते हैं, और इसमें यूनिट सेकंड को दिखाने की जरूरत नहीं है। जब हम
बी सॉल्यूशन करेंगे तो यूनिट सेकंड को दर्शाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूनिट सेकंड की मकान संपत्ति से कर योग्य आय में कोई बदलाव नहीं होगा। तो केवल जो सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट है यूनिट फर्स्ट, उसी की हम कैलकुलेशन करेंगे। तो एनुअल वैल्यू है सेल्फ ऑक्यूपाइड यूनिट की 56,250 रुपए। देखिए यूनिट फर्स्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेकिन इसको 3 महीने के लिए किराए पर उठा दिया गया है। तो जिस मकान में करदाता वर्ष के किसी भाग के लिए स्वयं रहता है और वर्ष के किसी भाग के लिए उसको किराए पर उठा देता है, तो उस मकान संपत्ति की गणना की आय की गणना किराए पर उठाए गए मकान की समाहानि की जाएगी। तो हम इसको अब यूनिट फर्स्ट को हम किराए पर उठाया गया ही मान लेंगे, जब इसको वर्ष के अंत में जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने के लिए इसको जब किराए पर उठाया है। तो इसकी म्युनिसिपल वैल्यू 9 महीने की हम नगरपालिका मूल्य लेंगे, म्युनिसिपल वैल्यू लेंगे, क्योंकि ये मकान ये यूनिट जो है वो करदाता के स्वामित्व में केवल 9 माह के लिए रही थी। तो 9 महीने के लिए यूनिट फर्स्ट की म्युनिसिपल वैल्यू है 56,250 रुपए। रेंट रिसीवेबल जो है यूनिट फर्स्ट के संबंध में 7,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 3 महीने का 22,500 रुपए, क्योंकि रेंट रिसीवेबल और रिसीव्ड में की गणना करते समय हम अनरियलाइज रेंट और जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड के लिए जो रेंट है उसको हम शामिल नहीं करते। तो 3 महीने किराए पर उठाया है, तो 3 महीने के लिए 7,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से 22,500 रुपए। इन दोनों में से जो राशि अधिक है वो ग्रोस एनुअल वैल्यू हो जाएगी। तो 56,250 रुपए यूनिट फर्स्ट के लिए ग्रोस एनुअल वैल्यू है। अगर कोई करदाता के द्वारा म्युनिसिपल टैक्सेस चुकाए जाते हैं, नगरपालिका करों का भुगतान किया जाता है, तो वो घटा दिया जाता है। तो इस मकान के संबंध में नगरपालिका करों का भुगतान नहीं किया गया है, तो एनुअल वैल्यू आ जाएगी 56,250 रुपए। किसी जो म्युनिसिपल टैक्सेस हैं वो है नील। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 30% ऑफ एवी। तो 56,250 का 30% जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया जाएगा यूनिट फर्स्ट के संबंध में 16,875 रुपए का। और इंटरेस्ट ऑन लोन के संबंध में कोई कटौती नहीं दी जाएगी, क्योंकि ऋण पर ब्याज एक अनिवासी को चुकाया है और उद्गम स्थान पर कर की कटौती नहीं की गई है। तो 56,250 में से 16,875 स्टैंडर्ड डिडक्शन घटा देंगे, तो पहली यूनिट की कर योग्य आय है 39,375 रुपए। अगर पहली यूनिट को जनवरी 2020 में 3 माह के लिए 7,500 रुपए प्रति माह के हिसाब से किराए पर उठा दिया गया हो, और दूसरी शर्त में जब पहली यूनिट को 3 माह के लिए किराए पर उठाया गया है, तो मकान संपत्ति की कुल आय होगी, मकान संपत्ति से आय होगी 39,375 रुपए प्लस 26,460 रुपए। दोनों यूनिट की जो आय होगी पूरे मकान से 39,375 प्लस 26,460 65,835 रुपए। तो आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।